आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में, जो कि बहुत ही आम बीमारी है। मोटे तौर पर अस्थमा 3 तरह का होता है। चाइल्ड ऑनसेट अस्थमा यानी जो बच्चों में होता है, एडल्ट ऑनसेट अस्थमा जो कि बड़ी उम्र में होता है, तीसरा ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा जो कि बेसिकली एस्पिरिन की वजह से होता है। जो चाइल्ड ऑनसेट अस्थमा है वो उन छोटी उम्र में ही डेवलप हो जाता है। कई बार तो ये 1 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है और फिर बच्चा जब तक जवान होता है कई बार तब तक परेशान रहता है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये है, ये तो ज़्यादातर बच्चों में ज़बान होते होते ख़त्म हो जाता है और इस पर दवाइयों का असर बहुत अच्छा और तेज़ होता है। दूसरा अस्थमा है एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, जो कि जवानी के बाद आता है। ये एक ख़राब बात यह है कि ज़्यादातर लोगों में जाता नहीं है, ताउम्र लोगों को परेशान करता है। कुछ ही लोगों में ये ठीक हो पाता है। तीसरा जो अस्थमा है उसको हम ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा बोलते हैं। बेसिकली वो उन लोगों में होता है जिनकी नाक में एलर्जी वाले गदूद रहते हैं, जिनको हम पॉलिप बोलते हैं। यदि वो भूलवश कभी एस्पिरिन की गोली खा लें, चाहे वो सिर दर्द के लिए या किसी और वजह के लिए, तो उनमें तुरंत अस्थमा का अटैक हो जाता है और कई बार वो बहुत सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हम इसके लक्षणों की। अस्थमा के जो लक्षण हैं, तीनों तरह के अस्थमा में लगभग एक जैसे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन लक्षण है वो सांस में घुटन, छाती में सीटी की आवाज़, छाती में जकड़न, बोलते समय खांसी आना, चलते समय कमजोरी महसूस करना, सांस फूलना, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करना, आमतौर से जल्दी जल्दी खांसी के अटैक होना। ये कॉमन लक्षण हैं जो लगभग सभी में होते हैं। कुछ लोगों में अटैक से पहले कुछ लक्षण महसूस होते हैं जिनसे उनको पता लग जाता है कि अटैक आने वाला है। उसको हम लोग प्रोड्रोम बोलते हैं। उसमें जो कॉमन लक्षण होते हैं, एक तो गले में खराश महसूस करते हैं वो लोग, छींकें आने लगती हैं, कई को सिर में दर्द होता है, कई को गले में खुजली महसूस होती है और उसके बाद उनका कुछ ही समय बाद अस्थमा का अटैक स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं हम बचाव की, कैसे अस्थमा से बच सकते हैं। बचाव का जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि अस्थमा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है धूल मिट्टी। जैसे गेहूं की बारीक धूल है, उड़ती हुई धूल है, घरों में पेंट का काम होता है उसकी धूल है, पेट्स के बाल हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर है, कई बार उससे हो जाता है अटैक, बहुत ज़्यादा टेंशन है उससे अटैक हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों से बच के रहना था। कई बार कुछ खाने पीने की चीज़ों से भी अस्थमा का अटैक आता है, इनसे कई लोगों को एलर्जी होती है और वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका गेहूँ हो सकता है, वो आपका चावल हो सकता है, वो आपकी खाने की कोई भी सब्ज़ी हो सकती है, वो किसी भी तरह का खाने का तेल हो सकता है, मूंगफली हो सकती है, नॉन वेज हो सकता है, वेज हो सकता है, किसी से भी एलर्जी हो सकती है। यदि किसी को कभी ऐसा महसूस होता है कि उसको खाने के बाद अस्थमा का अटैक हो रहा है, तो वो एलर्जी टेस्टिंग से पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ उनको एलर्जी पैदा कर रही है और अस्थमा का अटैक लेके आ रही है। उसका सबसे सही उपाय यही होता है उन चीज़ों से लाइफ में बच के रहें जिनसे एलर्जी है। अगली बात आती है इसके इलाज की। इलाज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होते हैं इन्हेलर्स, नेबुलाइजर्स। इन्हेलर एक बहुत ही अच्छी दवाई है, वो बहुत कम मात्रा में दी जाती है, माइक्रोग्राम्स में टारगेट करके दी जाती है कि लंग्स में सीधे दवाई पहुंचती है, वहीं जाकर असर करती है, इसलिए उसके साइड इफ़ेक्ट भी ना के बराबर होते हैं। कई लोगों में भ्रांति होती है कि आदत हो जाएगी इन्हेलर्स की, एक सिर्फ भ्रांति है। दवाई किसी बीमारी की ज़रूरत होती है, वो चाहे हम मुँह के ज़रिए खाएं, चाहे इन्हेलर के ज़रिए लें,
चाहे किसी इंजेक्शन के ज़रिए लें, वो ये चीज़ें ज़रिया है, मकसद होता है इलाज का। और जो बेहतर दवाई है वही इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्थमा के मामले में इन्हेलर सबसे बेहतर दवाई होती हैं। खाने वाली दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, असर कम होता है। इसलिए खाने वाली दवाइयाँ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे, जब अटैक पड़े, तभी इस्तेमाल करनी चाहिए। अन्यथा इन्हेलर का इस्तेमाल रेगुलर तरीके से करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। और अस्थमा वाले मरीजों को सदैव इन्हेलर अपने साथ रखना चाहिए। कब उनकी परेशानी बढ़ जाए ये पता नहीं होता। तो ये बहुत सारी बातें की आज हमने अस्थमा के बारे में। धन्यवाद।